तो चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिंदी का चैप्टर 1 नमक का दरोगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चों की एक गलतियां देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, जो ये लेखक है ना मुंशी प्रेमचंद, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको बचना है कि मुंशी प्रेमचंद्र जो थे ना, ये चंद्र नहीं है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, लिखते टाइम ये सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। और मैंने एक और गलतियां बच्चों की देखी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं कवि मुंशी प्रेमचंद या कवि प्रेमचंद। तो इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को कभी भी कवि नहीं कहा गया, कभी भी कवि का उपाधि नहीं मिला। हम मुंशी प्रेमचंद को एक इतिहासकार कह सकते हैं, हम मुंशी प्रेमचंद को एक उपन्यासकार कह सकते हैं, हम मुंशी प्रेमचंद को एक कहानीकार कह सकते हैं, लेकिन हम कभी भी मुंशी प्रेमचंद को कवि से संबोधित नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने कॉपी पे लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये जो चैप्टर है नमक का दरोगा, ये क्या है। मुंशी प्रेमचंद देखिएगा आप, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी है या जितने भी उपन्यास लिखे हैं, मानो दिल को छू जाने वाली एक इस तरह की कहानियों की रचना की है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नमक का दरोगा, और आइए देखते हैं कि नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है, इसका इस पूरी कहानी की सारांश क्या है। आखिर इस कहानी के मदद से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी तो आइए दोस्तों इस कहानी के सारांश के बारे में हम लोग जानते हैं। एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। दोस्तों ये किस तरह की कहानी है, धन के ऊपर में धर्म की जीत। कहानी में धन का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन और धर्म का प्रतिनिधित्व मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया। दोस्तों इस कहानी में दो पात्र हैं, ठीक है। पहला पात्र में जो है, वो पहला पात्र का नाम है पंडित अलोपीदीन, और धर्म के प्रतिनिधित्व यानी कि अर्थात कह सकते हैं कि दूसरा पात्र जो है वो कौन है, मुंशी वंशीधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धर्म की महिमा का प्रयोग कर उन्हें नौकरी से निकलवा देते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि पंडित अलोपीदीन जो होते हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, वो अपने धन का, अपने पैसों का इस्तेमाल करके एक ईमानदार और एक कर्मठ, मतलब कह सकते हैं कि एक जो ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, उन्हें नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। लेकिन ऐसे जो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से एक धनी व्यक्ति अपने धन, अपने पैसों के इस्तेमाल से एक ईमानदार व्यक्ति को उनके नौकरी से निकलवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे धन का सिर झुक ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाठ के पूरी सारांश को हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक का एक नया व अलग विभाग बना दिया, ठीक है, जिसमें नमक जैसी तुच्छ वस्तु भी लोगों को आसानी से मिलने मुश्किल हो गई। इसी कारण कुछ लोग इसका चोरी छुपे व्यापार भी करने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ें खूब फैलने लगी। कोई रिश्वत देकर अपना काम करवाता तो कोई चालाकी होशियारी से। इसी कारण अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक कई गुना बढ़ गई। दोस्तों क्या है कि अंग्रेजों ने नमक पर अपना अधिकार करने के लिए क्या किया, नमक पर एक अलग कानून, एक अलग नियम बना दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों को अब आसानी से नमक नहीं मिलने लगा। तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, इसे चोरी छुपे व्यापार का माध्यम बना दिया। कि अब क्या है कि नमक पे तो सरकार, मतलब कह सकते हैं अंग्रेज सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो नमक तो अब आसानी से मिल नहीं रही है। तो बहुत सारे लोग क्या किए, इसे चोरी छुपे बेचने का यानी कि व्यापार करने का निर्णय लिया और व्यापार करने लगे, जिससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ने लगी। कोई रिश्वत देकर अपना काम करवाता तो कोई चालाकी से, कोई होशियारी से, मतलब जिसके पास जिस तरह की नॉलेज वो उस तरह से काम करते थे। और इससे क्या हुआ कि अधिकारी जो होते थे ना, उनकी तो अचानक से कमाई बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि चोरी, भ्रष्टाचारी, ये सब चीज़ों में ही तो कमाई है। आज के समय पे हम लोग देख सकते हैं तो लोग यही सब चीज़ें ज़्यादा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
के नायक मुंशी बंशीधर भी इतिहास भूगोल की बातों से ज़्यादा प्रेम कहानियों का अध्ययन कर नौकरी की खोज में निकल पड़े। उनके पिता का जीवन का कड़वा अनुभव था, इसलिए कर्ज के बोझ तले डूबे पिता ने अपने घर की दुर्दशा, घर में जवान होती बेटियों का हवाला देकर मुंशी बंशीधर से कहा कि पद प्रतिष्ठा के आधार पर नौकरी का चुनाव करने के वजह ऐसी नौकरी का चुनाव करना जिसमें ऊपरी कमाई ज़्यादा हो। ठीक है, क्या है दोस्तों कि इस कहानी के जो पात्र हैं मुंशी बंशीधर, वो अपने एक नौकरी, एक काम के खोज में निकल पड़े, लेकिन इनके पिता का मानना था कि एक ऐसे काम की खोज करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। ठीक है, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि जिससे ऊपरी कमाई हो, यानी कि वही चोरी भ्रष्टाचारी वाला कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताकि घर के हालात कुछ सुधर सकें। क्यों, देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि आज ईमानदारी की बिल्कुल ना के बराबर इज्जत है। ठीक है, जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है, देखिए वो जहाँ का तहाँ ही है। जो व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी पूर्ण करता है, उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति देखिए चोरी से, भ्रष्टाचारी से, घूसखोरी से पैसे कमाते हैं, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो मुंशी बंशीधर के जो पिता थे, उनका मानना था कि कोई ऐसी कार्य का खोज करो या कुछ ऐसे नौकरी आप करो कि जिससे ऊपरी कमाई हो। ठीक है, ताकि घर के हालात सुधर सके, क्योंकि अगर ईमानदारी के कमाई में रहोगे तो घर के हालात सुधारना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताकि घर के हालात कुछ सुधर सके। बंशीधर के पिता का मानना था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी की चांद की तरह होती है। देखिए क्या कह रहे हैं कि मुंशी बंशीधर के पिता जो थे, उनका क्या मानना था कि मासिक वेतन, ईमानदारी से जो हम लोग कमाते हैं, जो हमें मासिक वेतन मिलता है, वो तो पूर्णमासी की चांद की तरह होते हैं, जो महीने के पहले दिन दिखाई देती है और धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या तक खत्म हो जाती है जाती यानी आदमी की ज़रूरतें पूरा करता है। वे साथ में यह भी कहते हैं कि वेतन तो मनुष्य देता है, इसलिए इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी कमाई ईश्वर की देन है, इसलिए इसमें बरकत होती है। मुंशी बंशीधर के जो पिता हैं, इनका क्या मानना है कि जो हम लोग ईमानदारी से कमाते हैं और जो हमें ईमानदारी से जितनी पैसे मिलते हैं, वो तो एक पूर्णमासी की चांद की तरह होते हैं, जो महीने के पहले दिन दिखते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इससे किसी भी तरह का लाभ नहीं होता है। लेकिन ऊपरी कमाई जो है, ये तो ईश्वर की देन है और ईश्वर की देन में हमेशा बरकत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपदेश देने के साथ साथ पिता ने आशीर्वाद भी दिया और आज्ञाकारी पुत्र की तरह बंशीधर ने पिता की बात सुनी और घर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। क्या होता है, मुंशी बंशीधर जो है अपने पिता के सारे बातों को सुनकर एक योग्य, मतलब कह सकते हैं, नौकरी की खोज में निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई, जिसमें वेतन तो अच्छा था ही, साथ में ऊपरी कमाई भी बहुत अधिक थी। देखिए उनके पिता का मानना था कि कुछ ऐसे कार्य करना जिससे ऊपरी कमाई हो, और देखिए मुंशी बंशीधर का सौभाग्य कितना अच्छा है कि उन्हें नमक विभाग में काम मिला और जिसमें वेतन भी अच्छा था और साथ में ऊपरी कमाई भी था। आगे बढ़ते हैं। से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। जाड़े के दिन व रात का समय था। दरोगा जी बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे कि अचानक उनकी आंख खुली और उन्हें नदी के पास गाड़ियों और नाव चलाने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई दी। दरोगा जी को संदेह हुआ कि इतनी रात में गाड़ियां नदी क्यों पार कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या होता है दोस्तों, दरोगा जी यानी कि अर्थात ये जो मुंशी बंशीधर हैं, ये दरोगा जी एक दिन क्या है कि रात के समय में वो गहरी नींद में सोए हुए थे, तो अचानक इनके कानों में आवाज़ जाती है कि रात में कुछ गाड़ियां नदी के जो पुल हैं उसे पार कर रहे हैं। तो इन्हें संदेह हुआ कि इतनी रात में गाड़ियां क्यों चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए देखते हैं आगे। यह सोचकर उन्होंने वर्दी पहनी और जेब में बंदूक रख घोड़े में बैठकर पुल तक पहुंचे। क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही दरोगा साहब को यह संदेह होता है कि इतनी रात में गाड़ियों की आवाज़, नाव चलाने वाले लोगों की आवाज़ आ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने यह सोचकर उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और जेब में बंदूक रख घोड़े में बैठकर पुल तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पास जाकर पूछा कि ये गाड़ियां किसकी है, तो पता चला कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की है। मुंशी बंशीधर ये सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस इलाके के एक प्रतिष्ठ मगर बहुत ही चालाक जमींदार थे। उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था।
दरोगा साहब को जैसे ही पता चला कि ये जो गाड़ियां हैं पंडित अलूपुद्दीन के हैं, तो अलूपुद्दीन एक उस गांव के जो थे ना कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के गिनती में आते थे। ठीक है, एक उन्हें लोग बहुत ही अच्छे व्यक्ति समझते थे। वो एक जमींदार थे उस गांव के। ठीक है, और उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था। बंशीधर ने जब गाड़ियों की जांच की तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के बोरे भरे थे। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित अल्पोदीन को जब एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी गाड़ियों को दरोगा ने रोक लिया है, तो उन पर इस बात का कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने धन के बल पर बहुत विश्वास था। वे कहते थे कि सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज चलता है, और उनका यह कहना काफी हद तक सच भी था। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि आज के समय पर धन के आगे बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। हम कोई भी कार्य करने के लिए कहीं सरकारी संस्था में जाते हैं तो हम ईमानदारी से कार्य कराना चाहते हैं तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप 2-4 पैसा उन्हें दो तो तुरंत काम होता है। तो पंडित अल्पोदीन को जब ये पता चला ना कि उनकी गाड़ियां दरोगा साहब ने पकड़ ली है, तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने पे पूरा विश्वास था कि हम जाके कुछ पैसे देंगे तो दरोगा साहब हमारी गाड़ियों को छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि न्याय और नीति ये सब आज के समय में लक्ष्मी जी के खिलौने ही तो हैं। देखिए, पंडित अल्पोदीन का क्या मानना था कि कितना भी न्याय है, कितना भी नीति है, आज ये सब नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि धन के आगे न्याय और नीति सब फीकी पड़ जाती है। वह जिसको जैसे नचाना चाहती है उसको वैसे ही नचा सकती है। अर्थात पंडित अल्पोदीन का मानना था कि वो अपने पैसे के दम पर जिसको जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को गर्व से कहा कि तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो हम आते हैं। पंडित अल्पोदीन ने वंशीधर से गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा, तो वंशीधर ने कहा कि वह सरकार के हुक्म का पालन कर रहे हैं। पंडित अल्पोदीन ने अब दरोगा जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रिश्वत के जाल में फंसाने की कोशिश की। ठीक है, क्या होता है कि पंडित अल्पोदीन ने जब वहां अपने जगह पर जहां पे गाड़ियां पकड़ी गई थी वहां पर पहुंचकर दरोगा मुंशी वंशीधर से पूछा कि उन्होंने गाड़ियां क्यों पकड़ी है, तो मुंशी वंशीधर ने क्या जवाब दिया कि वह सरकार के हुक्म का पालन कर रही है। तो यहाँ पे अल्पोदीन ने अपने धन, जो उनके पास जो पैसे थे, उन्हें रिश्वत के रूप में उन्हें देना चाहा और अपने चिकनी चुपड़ी जैसे होता है ना कि उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास करने लगे। दरोगा जी को धन का लालच देकर गाड़ी छोड़ने के बारे में बात की, परंतु वंशीधर ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पैसे लेने की बजाय पंडित जी को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने रिश्वत की रकम बढ़ाकर फिर से वंशीधर को लालच दिया, मगर वंशीधर उनके लालच के मायाजाल में ना फंसकर सीधे ही उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। क्या होता है कि जो पंडित अल्पोदीन है वो अपने धन को पहले रखते हैं, और जो दरोगा साहब हैं उन्हें खरीदने का प्रयास करते हैं। कह सकते हैं कि उन्हें घूस देते हैं, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया और पंडित अल्पोदीन को ही गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पर मुंशी वंशीधर ने पैसों को ठुकरा दिया। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि धर्म के आगे पैसों की एक न चली। मिलते हैं। तो दोस्तों इस कहानी के सारांश से हमें यह समझ में आया कि किस तरह से एक ईमानदार व्यक्ति एक धनी व्यक्ति को अपने पैरों तले कुचल डाला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने कार्य के लिए पूर्ण ईमानदार थे, ईमानदारी को सामने रखा, अपने धर्म को सामने रखा, और मुंशी वंशीधर जो दरोगा थे उन्होंने किस तरह से जो पंडित अल्पोदीन का जो ऑफर था, कह सकते हैं कि उन्होंने जो रिश्वत देने की कोशिश की उन्हें ठुकरा दिया और अपने धर्म को पहले रखा और पंडित अल्पोदीन को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये कहानी का पूरी सारांश नहीं है, अभी इसकी सारांश और थोड़ी लंबी है, जो अगर मैं एक ही वीडियो में बताता तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने समय को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक और पार्ट बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही मैं तो एक और पार्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे।
धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।